Welcome students, welcome you all in our third class of enzymes. In the previous two classes of enzymes, we had studied about the structure, the traditional classifications and some of the important properties of the enzyme. Today I will start from the mechanism of enzyme action, how enzymes catalyzes the reaction, and इसके साथ ही हम उसका थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि जब भी कोई वर्क होता है, जब भी कोई कार्य होता है तो उस कार्य के साथ साथ हमेशा एनर्जी जुड़ी हुई रहती है. So energy is associated whenever any type of work has been done. So जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, and we all know that energy is, according to the first law of thermodynamics, energy is transformed from one form to other form. So the transformation of energy always takes place as in accordance to the laws of thermodynamics. So we will also discuss the very basics law of thermodynamics when we will study the mechanism of enzyme action. Mechanism of enzyme action. Now, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था प्रॉपर्टीज़ में कि एंजाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है रिएक्शन को कैटलाइज करने में, वो ये है कि वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है मैनीफोल्ड्स. और उसका कारण क्या है? एंजाइम एक्चुअली डिक्रीजेस द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. कि वो रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो आवश्यक है किसी भी रिएक्शन के लिए, और सबस्ट्रेट को जब तक वो न्यूनतम जो ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, वो न्यूनतम जो एनर्जी नहीं मिलेगी जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, तब तक वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगा. और ये जो प्रोसेस है जिसमें सबस्ट्रेट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज और आती है जब एंजाइम उस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट. तो एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड होता है और उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करता है और वो एक ट्रांजिशन स्टेट में आते हैं. ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही अल्पकालीन होती है, अपन कहें कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड की होती है, और वो उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. तो एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली क्या है कि सबस्ट्रेट लेवल पर जो एनर्जी है और ट्रांजिशन स्टेट पर जो एनर्जी है उसी का डिफरेंस है. तो कितनी एनर्जी सबस्ट्रेट्स को चाहिए ताकि वो अपनी ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच सकें, उस ऊर्जा को यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. जैसे मैंने कहा कि ये रिएक्टेंट है, ठीक है, या इसे आप सबस्ट्रेट भी कह सकते हो. सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट, ठीक है. ये जो एक्सिस है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज एनर्जी लेवल, which is from low energy level to high energy level. Suppose this is the energy level of the substrate and this reaction is catalyzed by enzyme.
तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ट्रांजिशन स्टेट। मान लिया ये सबस्टेट ट्रांजिशन स्टेट में जाता है और ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड की होगी, 10⁻⁻14 टू 10⁻12 सेकेंड तक हो सकती है, और फिर बाद में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। इस केस में प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल रिएक्टेंट से भी कम है, बट ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लेवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये बहुत ही अनस्टेबल स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल एंड ऑफ हाई एनर्जी। तो सबस्टेट और इस ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस को यहाँ पर कहा जा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो बेसिकली एंजाइम क्या करेगा कि सपोज अगर ये रिएक्शन अपन ने मानी कि अनकैटालाइज्ड है, इट इज अनकैटालाइज्ड, तो एंजाइम का काम ये है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी अभी अपन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बाद में हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड व्हाट इज जी? जी इज एक्चुअली फ्री एनर्जी। और फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट कैसा आया, वो जो हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे तब आपको क्लियर होगा। पर अभी ये मान के चले कि एंजाइम क्या करेगा, इस एनर्जी को कम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। मीन्स अगर यही रिएक्शन एंजाइम द्वारा कैटलाइज हो तो शायद ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ आ जाएगा और उस समय एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर बाद में वो प्रोडक्ट बनेगा। तो इस केस में उसने एक्टिवेशन एनर्जी को इतना कम कर दिया। तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। तो यही मुख्य कार्य एंजाइम का होता है। तो अब बात यहाँ पे बार बार आ रही एनर्जी। तो एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने कल बताया था कि जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तब तक सबस्ट्रेट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इज मस्ट फॉर इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट इज़ द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द collision of substrate molecules, or it is the energy which is essential for breaking the old bonds and synthesis of new bonds between the interacting atoms of molecules, अपन ये कह सकते हैं। तो यहाँ वापस हम आएंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पर उससे पहले हम कुछ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि बायोएनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। सो हम एक स्लाइड एक ओवरव्यू देखेंगे जिससे हम उनकी टर्मिनोलॉजीज क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें, और फिर हम एंजाइम की मैकेनिज्म एक्शन का जो मैकेनिज्म है उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है विद सम एग्जांपल्स। बायो एनर्जेटिक्स। या कहें अपन बायो प्लस एनर्जेटिक्स, और ये भी कह सकते हैं कि जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस में जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है
या एनर्जी का जो आदान प्रदान है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में, जब हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर उस प्रोसेस के में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा के स्वरूप का आदान प्रदान होता है, ऊर्जा का एक स्वरूप दूसरे स्वरूप में बदलता है, उस पूरे के अध्ययन को हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। और वी कैन से इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब जो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो मुख्य तौर तरीके से मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि इन गतिविधियों में या इन प्रोसेस के अंदर एनर्जी का रोल होता है। जैसे अगर हम बात करें सेलुलर लेवल पे बात करें, एट सेल्यूलर लेवल, तो आप देखेंगे जितनी भी एनाबॉलिक प्रोसेस हैं या कैटाबॉलिक प्रोसेस हैं, उन सब में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। एनर्जी एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उस प्रोसेस प्रक्रिया में एनर्जी की आवश्यकता होती है। जबकि कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है धीरे धीरे वो एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं ऑक्सीडेशन के कारण, और हर स्टेप में वो कुछ अमाउंट में एनर्जी को लिबरेट करते हैं। इसी तरह से सेल का जो भी ट्रांसपोर्ट वर्क है या ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है कि सेल जो है बाहरी मीडियम से सब्सटेंसेस का या मॉलिक्यूल्स का या आयंस का अपटेक या करती है या उसे सिक्रेट करती है, तो द प्रोसेस नॉन एज ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, खास करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो होती है। रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, सेलुलर लोकोमोशन मतलब जैसे हम सेल लेवल की बात करें तो मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, हम अभी सिर्फ सेलुलर लेवल की बात करें तो कोई सी भी वर्क, जब वर्क की बात आती है, वर्क का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक टेबल है, उस टेबल पर ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट में भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये कोई बुक है, तो मुझे इस किताब को यहाँ से उठा करके किसी और जगह पर रखनी है, तो मैं उसकी पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ। तो जब भी मैं पोजीशन इसकी चेंज करूँगा तो इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया है, एक कार्य किया। कार्य क्या किया कि मैंने इस किताब की जो पोजीशन है उसको बदल दी है। तो इट मीन्स जब भी कोई कार्य किया जाएगा या जब भी कोई वर्क किया जाएगा तो वह उसके पीछे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह अपन कहें वर्क इज एक्चुअली और जब हम बात कर रहे हैं वर्क की, तो इट मीन्स वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हम उसकी रेस्ट वाली पोजीशन को चेंज करेंगे, या तो हम उससे मूव कराएंगे या उसकी पोजीशन चेंज करें तो हमने वर्क किया है। या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके उस मोशन को हम रोकेंगे तो भी हम एक तरह से वर्क कर रहे हैं। और इसी वर्क के लिए हम एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और कोई भी प्रोसेस होगी, सेलुलर प्रोसेस हो रही है या सेल में मूवमेंट हो रहा है, वेसाइकल्स मूव कर रही है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है,
तो इन ये सब चीज़ें क्या है, एक कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है और उस कार्य के पीछे एनर्जी इन्वॉल्व होती है और वह एनर्जी कैसे उस कार्य को संपादित करती है। क्या जब वो कार्य अपनी प्रगति पर होता है या वो कोई कार्य संपादित किया जाता है तो एनर्जी का किस तरीके से यूज़ होता है, क्या वो किस स्वरूप में उस कार्य के लिए अवेलेबल होती है, किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, वर्क होने के पश्चात क्या उस ऊर्जा का स्वरूप वैसा का वैसा ही रहता है या उसके अंदर कोई बदलाव होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब टॉपिक आता है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। which is actually called a study of energy transformation. स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतर, यानी एक ऊर्जा का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में उसका चेंज होना, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ये भी क्लियर है, जब भी वर्क होगा, कोई भी कार्य होगा, उसके पीछे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। वो बिना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वर्क पॉसिबल नहीं है। और इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने के लिए कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, इसके लिए लॉज दिए गए, कुछ नियम बनाए गए जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जो नियम बनाए गए हैं थर्मोडायनामिक्स के, जो नियम है वह समान रूप से अजैविक वस्तुओं पर एवं जैविक वस्तुओं पर दोनों पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि ये नियम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग है। दे आर सेम फॉर बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। and non-living organism. तो इसके नियम समान है। इस ब्रह्मांड के अंदर चाहे कोई भी तत्व हो, कोई भी मैटर हो, उस पर ये नियम लागू होता है। अब ये क्या है, हम दो लॉज स्टडी करेंगे, जिसको हम कहेंगे, एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा हम कहेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जिसे हम लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। और आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी, और इसकी जो सटीक डेफिनेशन है वह इस प्रकार है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड
nor destroyed. In the universe. But it can be changed from one form to another. This is the first law. और वी कैन से इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ, ये दर्शाना चाहता है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर एनर्जी का अमाउंट निश्चित है। एनर्जी जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में उपस्थित है, ना तो वो एनर्जी कभी कम होगी, ना वो एनर्जी उस वैल्यू से ज़्यादा होगी। और वी कैन से द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। सो ये जो लॉ है ये कहता है कि हमेशा जो ऊर्जा जो इस यूनिवर्स में है वह निश्चित मात्रा में उपस्थित है, हालांकि वह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदली जा सकती है। उसका हम अलग से उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू एनर्जी। हम नई ऊर्जा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हम किसी ऊर्जा को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसका फॉर्म चेंज होगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना उसको। अब ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमने एनर्जी को यहाँ पे दो फॉर्म्स में, दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। वन फॉर्म इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज potential energy. And the other one is called as potential energy. Kinetic energy in short form, it is written or it is designated as represented as Ke and it is simply Pe, potential energy. Kinetic energy is the energy of motion, matter, by virtue of its motion. कि अगर कोई मैटर मूव कर रहा है, गतिशील है, तो उसमें जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहा जाएगा। जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी मैटर इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, या कोई वस्तु, अगर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक टेबल पर किताब पड़ी है और वो उसी तरह रखी हुई है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब नहीं कि उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, उसके अंदर ऊर्जा है, पर वो ऊर्जा का वह स्वरूप उस समय पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अगर हम उस किताब को पुश करेंगे तो हम उस पोटेंशियल एनर्जी को फिर कन्वर्ट कर देंगे इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ position. It is energy of any matter by virtue of its position or when a matter is found to be at rest. जब वो अगतिशील है तो हम उस एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कुछ उदाहरण देखें तो काइनेटिक एनर्जी के जो कॉमनली हम बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर उदाहरण देंगे या स्टडी करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है।
लाइट एनर्जी, जिसको हम यहां पे कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वह भी एक फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अ रनिंग कार, अ मूविंग बाईसाइकिल, अ रनिंग बाईसाइकिल, जब हम जॉगिंग करते हैं, जब हम स्विमिंग करते हैं, उस समय जो एनर्जी होती है, दैट इज जो मूवमेंट हम कर रहे हैं, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी की देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर हो, जैसे मान लिया कि वाटर स्टोर्ड बिहाइंड डैम, कि बांध में जो पानी भरा हुआ है, उस समय पानी के पास जो ऊर्जा है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। या किसी बड़ी हाइट पर, एक बहुत बड़े पहाड़ पर कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा है, या बहुत एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट भी पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास। या इसको हम केमिकल एनर्जी भी कहते हैं, जैसे केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, कि जैसे प्रकाश संश्लेषण हुआ, प्रकाश संश्लेषण के पश्चात जो शुगर बनी, जिस शुगर का संश्लेषण हुआ, उस शुगर के पास जो ऊर्जा है उस समय, वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। वह रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी है। और फिर वो रासायनिक ऊर्जा जो है वो धीरे 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 सेल जिस प्रकार से उस ऊर्जा को यूज़ कर सकता है, जिस फॉर्म में ऊर्जा को यूज़ करता है, वह फॉर्म है एटीपी। तो फिर वो एटीपी में कन्वर्ट होती है, और एटीपी फिर डिफरेंट टाइप के सेलुलर वर्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे हम बात करें कि जो बड़े बड़े बांध होते हैं, उस बांध में बहुत ज़्यादा जल राशि होती है, वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द डैम। तो उस वाटर में अभी तो पोटेंशियल एनर्जी है, पर जब वो डैम ओपन किए जाएंगे तो पानी फोर्सफुली बांध से बाहर निकलेगा, और वो जो बहता हुआ पानी उस समय जो होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर वह पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी के अंदर, दैट इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये अगर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो बड़े बड़े टरबाइंस को रन करेगी, और उस टरबाइन से फिर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स और जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम नई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। ये जितने भी, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, ये सब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर इसका मतलब नहीं है दे आर प्रोड्यूसिंग अ न्यू टाइप ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी एक्चुअली आ कहाँ से रही है? इस वाटर की एनर्जी से आ रही है, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। अगर थर्मल पावर प्लांट है तो जो कोल के अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर जो ऊर्जा है उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो जो ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में जाते हैं, वो उस न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो कुल मिला के हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें कि अगर कोई कार का एग्जांपल लें, सिंपल, सो व्हेन अ कार इज मूविंग, तो यहाँ पर भी तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा कि उसके अंदर जो पेट्रोल है या जो फ्यूल है, उस फ्यूल की एनर्जी क्या है? अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी और फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब वो पेट्रोल बर्न होगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन,
और जब वो बर्न होगा तो क्या करेगा, इंजन को मूव कराएगा, उस इंजन के मूवमेंट से अल्टीमेटली कार विल मूव। तो वह पेट्रोल में जो पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो कार की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर हम साइकिल चलाते हैं तो अपनी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तब करेगी जब उनको एटीपी मिलेगा, और एटीपी इज व्हाट, अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। तो द केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी इज देन कन्वर्टेड इनटू द मसल कॉन्ट्रैक्शन, दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी। और उस कारण वो क्या है, वी आर पेडलिंग द साइकिल, हम साइकिल के पेडल्स को मूव करते हैं, पेडल चलाते हैं और साइकिल रन करती है। तो हर जगह कोई सा भी आप एग्जाम्पल देख लो, चाहे वो नॉन लिविंग एग्जाम्पल देखो, नॉन लिविंग सिस्टम में देखोगे या लिविंग सिस्टम के अंदर आप देखेंगे, तो आपको हर जगह एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। कोई भी वर्क बिना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के नहीं हो सकता। सो ये एक अपन कह सकते हैं, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ दैट फॉर एवरी वर्क देयर इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी बिहाइंड इट, एंड वो वर्क तभी होगा जब उस ऊर्जा का एक स्वरूप से हम दूसरे स्वरूप में ट्रांसफ़र भी होगा। जब ऊर्जा का एक स्वरूप दूसरे स्वरूप में बदलेगा तब जाके कोई वर्क कंप्लीट होगा। तो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर नॉन लिविंग थिंग एज वेल एज लिविंग थिंग। अब बात यहाँ आती है, दूसरी बात अब एक इसमें आती है कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब हम बात करेंगे एनर्जी की क्वांटिटी की, या एनर्जी को मेज़र करेंगे यहाँ पर कि मान लिया कि पेट्रोल के अंदर, जैसे मान लिया इस पेट्रोल के अंदर सपोज 10 लीटर पेट्रोल है टोटल इस कार के अंदर, और उस 10 लीटर पेट्रोल को के अंदर जो एनर्जी है, सपोज हम मान लेते हैं कि उसके पास 30,000 जूल्स के आसपास, जूल्स या किलो कैलोरी या कैलोरी, जो दे आर एक्चुअली द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। तो कुल मिलाकर के ऊर्जा कितनी है इस पेट्रोल के पास, 30,000 जूल। ठीक है, कि ये जो 10 लीटर पेट्रोल है उसके अंदर कुल मिला के इतनी ऊर्जा है। तो और मान लिया कि ये सारा का सारा पेट्रोल उस कार ने खर्च कर दिया, कि ये किसी जगह से दूसरी जगह पर गई और उसने 10 लीटर पेट्रोल को कंज्यूम किया। इसका मतलब उसने 30,000 जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर ली। वो एनर्जी कंज्यूम हुई मतलब वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, वो जो पेट्रोल के अंदर एनर्जी थी वो इसके मूवमेंट में काम आई। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या सारी की सारी 30,000 जूल्स जो एनर्जी जो उस समय इस पेट्रोल के अंदर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, या अपन कहें कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मौजूद थी, क्या वो सारी की सारी 30,000 जूल्स जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी? और वी कैन से, इसका मतलब ये हुआ, क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन 100% एफिशिएंट है? क्या मीन्स इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन is 100% efficient? तो इसका जवाब आता है नो, नहीं। कभी भी सारी की सारी ऊर्जा, मान लिया कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में थी, ये कभी भी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये सारी की सारी नहीं हो रही है, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है वो 30,000 जूल से तो कम होगी। मान लिया ये 20,000 जूल्स के आसपास ही ऊर्जा जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आई, तो बाकी 10,000 जूल एनर्जी कहाँ गई? तो और एक्चुअली वर्क क्या था? वर्क ये है कि इस पेट्रोल को, कार को रन कराना है, और फिर जो टायर रोटेट कर रहे हैं, जो इसका इंजन के मूवमेंट से जो टायर मूव करेंगे, तो दैट इज एक्चुअल वर्क।
और उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए थी, बट वेयर इज दैट 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी। तो आप ये भी देखेंगे जब कार मूव करती है तो हीट एनर्जी जनरेट होती है कि जब इंजन रन करता है तो उससे काफ़ी अमाउंट में हीट भी निकलती है, या जब टायर का जो फ्रिक्शन होगा उसमें भी काफ़ी मात्रा में हीट लिबरेट होती है। और हीट क्या है? इट इज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पर हाँ, ये एक अलग बात है कि यहाँ पर हीट जो है वह एक लो क्वालिटी एनर्जी है। इट इज़ अ लो क्वालिटी एनर्जी। यहाँ पर जब टायर मूव कर रहे हैं तो उस समय जो काइनेटिक एनर्जी, इस पर्टिकुलर एनर्जी को तो हम कह रहे हैं हाई क्वालिटी एनर्जी। तो यहाँ पे भी एनर्जी को हमने दो फॉर्म में, दो अलग वे में हम इसको डिस्क्राइब करें। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज हाई क्वालिटी एनर्जी एंड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लो क्वालिटी एनर्जी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस हाई क्वालिटी एनर्जी एंड लो क्वालिटी एनर्जी? हाई क्वालिटी एनर्जी मीन्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एक्चुअली यूज्ड टू डू वर्क। कि यह वह एनर्जी, हाई क्वालिटी मतलब उच्च श्रेणी की ऊर्जा, यह वह ऊर्जा है, यह वह एनर्जी है जो वास्तविकता में कार्य कर रही है। और कार्य क्या था? टायर का मूवमेंट, ताकि कार मूव कर सके। पर जो हीट यहाँ पर है वो क्या है? लो क्वालिटी एनर्जी यहाँ पर क्या है? क्यों? क्योंकि ये हीट यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर रही है। वर्क क्या है? अल्टीमेट मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एनर्जी का मोटिव क्या है? कि कार को मूव करना। दिस इज एक्चुअली वर्क। और उस वर्क के लिए जो ऊर्जा रिस्पॉन्सिबल है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज हाई क्वालिटी एनर्जी। उसके अतिरिक्त कोई ऊर्जा वहाँ पर उत्पन्न होती है, जैसे कि हीट के फॉर्म में, तो वो लो क्वालिटी एनर्जी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे हीट का कोई रोल नहीं है इस कार के मूवमेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो कुछ एनर्जी तो वर्क में काम आ रही है और कुछ एनर्जी एज सच लिबरेट होगी और वो वर्क में काम नहीं आएगी। जो एनर्जी वर्क में कंज्यूम नहीं हो पा रही है, वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको हम लो क्वालिटी एनर्जी कहेंगे। इन मोस्ट केसेस हीट इज़ अ लो क्वालिटी एनर्जी। आप कोई सा भी एग्जांपल देख सकते हैं, चाहे लिविंग एग्जांपल भी देखें या नॉन लिविंग सिस्टम का भी एग्जांपल देखेंगे, हीट लिबरेशन होता है। या अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम रन करते हैं, अगर हम कोई एथलीट जोर से वो तेज दौड़ेगा तो क्या होगा? उसके स्केलेटल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उस समय एटीपी में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी काम आएगी। तो क्या एटीपी, जितनी एटीपी में ऊर्जा है, क्या वो सारी की सारी उसके मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आ रही है? नहीं। जब वो दौड़ेगा तो उसको पसीना भी आएगा, उससे हीट भी जनरेट होगी, उसकी बॉडी से हीट जनरेट होगी। दैट हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? वो उसी एटीपी से प्रोड्यूस हो रही है। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐसी होती है जो वर्क में काम नहीं आ रही है, और उसको एनर्जी को हम कहते हैं लो क्वालिटी एनर्जी, और जो एक्चुअली वर्क में काम आती है उसे कहते हैं हाई क्वालिटी एनर्जी। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, कि ये जो हाई क्वालिटी एनर्जी है इसको कहा जाता है फ्री एनर्जी। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज फ्री एनर्जी, जिसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नाउ यू कैन डिफाइन फ्री एनर्जी। व्हाट इज फ्री एनर्जी? ये सब चीज़ है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ये सेकेंड लॉ की बात आ रही है। और सेकेंड लॉ की बात क्यों आती है? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कभी 100% एफिशिएंट नहीं होते। हमेशा कुछ ऊर्जा ऐसी होती है जो किसी भी वर्क में काम नहीं आ पाती है, और वो क्या करती है कि डिसऑर्डरनेस को इंक्रीज करेगी। और यहीं पर एक टर्म और आता है एंट्रोपी, कि वो यूनिवर्स या सिस्टम एक होता है। मैंने जैसे कल बात करी थी कि सिस्टम मीन्स मैटर अंडर द स्टडी, कि मान लिया कि यहाँ पर ये मैटर क्या है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द कार, इट इज़ अ सिस्टम। अब इसके बाहर जो भी चीज़ है वो सराउंडिंग है, तो हीट यहाँ लिबरेट हो रही है और हीट लिबरेट होकर सराउंडिंग में जा रही है, और जब वो सराउंडिंग में जाएगी तो इट एक्चुअली इंक्रीजेस disorder in surrounding. एंड जिसे हम कहते हैं
एंट्रोपी। अगर सराउंडिंग मीडियम का डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होता है तो अपन कहेंगे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, और जो एक्चुअल एनर्जी उसे हम कह रहे हैं फ्री एनर्जी। तो सेकंड लॉ यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को इंट्रोड्यूस करता है। पहला, एक तो फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, दूसरा इट आल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, दैट इज मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस इन द सराउंडिंग। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए हम इन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ को देखें। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स। एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स है, मीन बिकॉज कि कोई भी प्रोसेस वो करेंगे, जब भी कोई वो वर्क परफॉर्म करेंगे तो उस वर्क में जब भी कोई वर्क होगा तब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और जब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो वो उन दोनों लॉज को फॉलो करेगी, उन दोनों लॉज के अकॉर्डिंग होगी। पहला लॉ क्या है? दैट इज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड nor it can be destroyed. One form of energy is simply transformed into another. जैसे मान लिया फोटोसिंथेसिस, यही एक ऐसा प्रोसेस है इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर, और इसी प्रोसेस से या इसी प्रोसेस के कारण इस पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये आप सभी भली भांति परिचित हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो लीव्स हैं दे आर द मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो सन की जो रेडिएंट एनर्जी है विच इज़ अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे ऑब्वियसली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर हैं, दीज आर एक्चुअली द रॉ मटेरियल, और इनकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो रिएक्ट होंगे, इनकी रिएक्शन होगी ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो इस प्रोसेस को एनर्जी देगी। अल्टीमेटली दे आर कन्वर्टेड इनटू शुगर, एंड दैट शुगर इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। हालांकि बाद में जिस भी जगह पर जो अलग अलग सेल्स, जो अलग अलग टिश्यूज़ हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, वहाँ पर उस शुगर को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फिर उन सेल्स के अंदर या उन टिश्यूज़ के अंदर शुगर ऑक्सीडाइज होगी और अल्टीमेटली वो एटीपी फॉर्मेशन करेगी। अगेन एटीपी इज अगेन अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, और फिर सेल जो भी वर्क करेगा वहाँ पर एटीपी कंज्यूम होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड, दिस इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा एटीपी, अब जैसे मान लिया कि सेल ने कोई वर्क किया, जैसे मान लिया इसने ट्रांसपोर्ट का वर्क किया, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का वर्क हुआ, तो एटीपी कंज्यूम हुई, एटीपी खर्च हुई, और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है? इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर अंदर बाहर आ जा रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में होगी उस समय पर। फिर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, पहली बात तो हो गई कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बट अब बात ये आ रही है क्या ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो क्या 100% एफिशिएंट है? ये अपन कहें कि जो जितनी रेडिएंट एनर्जी उनकी फोटोसिंथेटिक एपरेटस पर पड़ी, यहाँ पर जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर फोटोसिंथेटिक एपरेटस में उन पर स्ट्राइक कर रही है, तो क्या वो सारी की सारी उस शुगर में कन्वर्ट हो रही है? नहीं, एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है
कि शुगर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ तो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, जो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन जब जनरेट होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के, जिसको हम कहते हैं फोटो एक्साइटेशन होता है, और जो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फिर मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी वो धीरे धीरे लिबरेट करते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे भी हीट प्रोडक्शन होता है, बट वो दैट हीट इज डूइंग नथिंग, वो उस वर्क में इन्वॉल्व नहीं है। तो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी विच इंक्रीजेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। तो अब हम बात कर रहे हैं वापिस सेकेंड लॉ की यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। that is denoted by capital G. Free energy is the actual amount of energy which is utilized to do work, and it can be also said called as high quality energy. Now G here gives free energy भी कहते हैं इसको। इसको आप सेकेंड लॉ को आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ड्यूरिंग एवरी और ड्यूरिंग एनी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज लॉस ऑफ सम एनर्जी, that is which is called as low quality energy, which increases disorderness in the universe. Or we can say कि energy transformation are never 100% efficient. इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है, कि कोई सा भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का नुकसान ही होता है जो वर्क में काम नहीं आ पा रही, और वो ऊर्जा लो क्वालिटी एनर्जी भी कहलाती है। और उसके कारण क्या है, यूनिवर्स का डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होता है, रैंडमनेस इंक्रीज होती है, जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं। और या कहें कि कोई भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन 100% एफिशिएंट नहीं होगा, मतलब जो उसका उद्देश्य है वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, मतलब कि वो कंप्लीट जो एनर्जी है जो पहले लेवल पर है, फर्स्ट जो फॉर्म पर है, वो जब सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो वो कंप्लीट वर्क नहीं कर पा रही, वो सारी कन्वर्ट नहीं हो पा रही इनटू द वर्क। और जब हम इस लॉ को यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस के ऊपर, कि जब हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो कैसे हम फ्री एनर्जी की कॉन्सेप्ट को या हम एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, और
रिएक्शंस की नेचर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होगी, या एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर फ्री एनर्जी क्या रहेगी, या एंट्रोपी चेंजेस कैसे होगा। तो ये सब चीज़ अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहते हैं इसे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर हम जिस भी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर वो टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। जहाँ पर डेल्टा जी जो है वह फ्री एनर्जी चेंज होगा, इसे एंथैल्पी चेंज कहेंगे डेल्टा एच को, और डेल्टा एस होगा चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है ध्यान रखने की है कि जो डेल्टा जी है वह हमेशा एनर्जी का डिफरेंस है बिटवीन द इनिशियल फॉर्म एंड बिटवीन द फाइनल फॉर्म। कि कोई भी प्रोसेस हो रही है तो इनिशियली उस प्रोसेस के स्टार्टिंग के समय क्या एनर्जी लेवल था वो जी इनिशियल लेवल कहलाएगा, और जब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो एनर्जी लेवल या एनर्जी रहेगी उसे हम कहेंगे जी फाइनल स्टेज रहेंगे। ठीक है, इसको हम रिएक्शंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज एक वापस सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि इन आवर एग्जांपल ऑफ कार जो मूव कर रही थी, कि सपोज हम मान के चलते हैं कि 100 जूल एनर्जी पेट्रोल के फॉर्म में है, एंड दिस 100 जूल इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, total amount of energy in system। अब ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है यही इस एनर्जी से इसको वर्क करना है। ठीक है, और इस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम एंथैल्पी कहते हैं, H। तो एक्चुअली एंथैल्पी क्या है? इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट इज एंथैल्पी। Enthalpy change means the change in the total amount of energy, or change in the total amount of energy of the system is enthalpy change। Now इसमें से मान लिया कि 75 जूल जो एनर्जी है, ठीक है, वो एक्चुअली मूवमेंट में काम आ रही है। तो इस 75 जूल ऑफ एनर्जी को हम कहेंगे जी, क्योंकि ये वर्क में काम आ रही है, दैट इज इट इज कॉल्ड एज फ्री एनर्जी। जबकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट में लिबरेट होगी जब कार रन करेगी, तो वो जो हीट फॉर्म में जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वह लो क्वालिटी एनर्जी होगी। ठीक है, और मान लिया 25 जूल के आसपास एनर्जी हीट के फॉर्म में लिबरेट हो रही है, और वह क्या कर रही है? रैंडमनेस को इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वो क्या करेगी, जब हीट जो होगी तो सिस्टम या सराउंडिंग पे जो मैटर है उसके अंदर रैंडमनेस क्रिएट कर देगी, वो उनको एनर्जी देगी, तो वो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव करेंगे,
उनका जो ऑर्डर अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए हम उसको कहते हैं डिसऑर्डरनेस, इट इंक्रीजेस डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। तो इस 25 जूल को हम कह रहे हैं ई, दैट इज एंट्रोपी। अब जो इक्वेशन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, और पूरे सिस्टम का टेम्परेचर हमने माना कांस्टेंट। मान लिया अगर ये कार रन कर रही है और उस समय एनवायरनमेंट में टेम्परेचर सपोज फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है, तो ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसलिए टी हमेशा कांस्टेंट रहता है। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, यही है गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन। तो क्लियर है कि G कितना है 75, टोटल एनर्जी कंटेंट कितना था 100 जूल, माइनस टी, अब टी तो कांस्टेंट है, उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, और एस कितना है 25, टी इज कांस्टेंट। सो क्लियर है दैट 75 इज इक्वल टू 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। तो यहाँ पर ये 75 फ्री एनर्जी होगी, ये 100 टोटल एनर्जी कंटेंट था, और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो थी उसने डिसऑर्डरनेस को इंक्रीज किया, रैंडमनेस को इंक्रीज किया। अब हम बात करें रिएक्शंस पर आते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस पर आते हैं। कैसे हम इन टर्मिनोलॉजीज को या इन कॉन्सेप्ट्स को हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वापस से मैं उसी एंजाइम की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर उस पर आते हुए हम इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस पर इन टर्मिनोलॉजीज का कैसे यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो देखेंगे कि कैसे एंजाइम वर्क करता है। हम वो चीज़ देखना चाहते हैं। सपोज कि जब कोई रिएक्शन होती है और इस एक्सिस पे हम ले रहे हैं एनर्जी लेवल ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, एंड दिस एक्सिस ये बताएगी रिएक्शन जो है प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। सबस्ट्रेट्स आर बीइंग देन आर कन्वर्टेड टूवर्ड प्रोडक्ट्स। सपोज अभी ये जो रिएक्शन हो रही है, ये इस रिएक्शन को हम मान के चलें कि ये अनकैटलाइज्ड है, मतलब अनकैटलाइज्ड मतलब अभी एंजाइम इस रिएक्शन को कैरी आउट नहीं करेगा, ठीक है। सपोज दिस इज आर, आर का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट सबस्ट्रेट्स, ठीक है, और ये उसकी एनर्जी है। उस एनर्जी को हम कहेंगे जी आर, दैट इज फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट होना है तो इसको लगभग इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ट्रांजिशन स्टेट, और वो ट्रांजिशन स्टेट से फिर वो धीरे 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 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सपोज दिस इज P, P हियर स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, और ये उसका एनर्जी लेवल है, दैट इज GP, फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। और मैंने कहा था कि जो एनर्जी डिफरेंस होगा ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच में, दिस इज, इस एनर्जी डिफरेंस को हम कह रहे हैं G स्टार, दैट इज फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब फ्री एनर्जी का मतलब आप समझे, जो उस वर्क में काम आए एनर्जी, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मतलब कि अगर रिएक्टेंट को इस अमाउंट की एनर्जी मिल जाए तो वो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है
उसे हम कहेंगे सिंपली डेल्टा जी, दैट इज फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन। और ये एनर्जी डिफरेंस जो है इसको हम डेल्टा जी कहेंगे, डेल्टा जी स्टार, दैट इज फ्री एनर्जी चेंज और फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट और इसके डिफरेंस को हम डेल्टा जी कहेंगे। इस तरह से प्रोडक्ट और रिएक्शन के एनर्जी डिफरेंस को हम कहेंगे फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, और ये एक्चुअली जो रिएक्शन एनर्जी भी कहलाएगी, है ना। दिस इज एक्चुअली द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम कभी भी इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंजाइम हमेशा इस चीज़ को डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब इन द सेंस इसको इस पर इफेक्ट डालेगा। वो कभी भी इसमें चेंज लेके नहीं आएगा, एंजाइम हमेशा इसमें चेंज लेके आएगा। तो ये एक हमने एक बायोकेमिकल रिएक्शंस को समझने की कोशिश करी है और एक एनर्जी लेवल ड्रॉ किया है कि रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल, कि ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी है और ये रिएक्शन की एनर्जी है। सपोज यही सेम रिएक्शन अगर एंजाइम द्वारा कैटलाइज्ड हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा है, तो रिएक्शन के पश्चात जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका एनर्जी कम है। तो इस केस में क्या है कि जो एनर्जी इसके पास एक्स्ट्रा, जो ज़्यादा एनर्जी थी, वो बाद में कम एनर्जी रह रही, तो मीन्स काफ़ी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट हो रही है, और वो लिबरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट इज़ अ लो क्वालिटी एनर्जी। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी लिबरेट हो, थर्मल एनर्जी लिबरेट हो, तो उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट की एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी। या इसका मतलब ये हुआ कि GR इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू GP। क्लियर? तो दिस इज ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो अभी अनकैटलाइज्ड है। पर यही हम बात करें सेम रिएक्शन अगर एंजाइम कैटलाइज्ड हो तो हम इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। This is the energy level. R, that is GR. प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है, P, that is GP. जब एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसे हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और रिएक्टेंट और इसके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस है उसे कहा जाएगा डेल्टा जी स्टार, दैट इज फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी डिफरेंस को हम कहेंगे डेल्टा जी। दिस इज एंजाइम कैटलाइज्ड सेम रिएक्शन। अब आप इसमें देखेंगे क्या फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ में है, वो है डेल्टा जी स्टार, कि डेल्टा जी स्टार इस केस में ज़्यादा है और डेल्टा जी स्टार इस केस में बहुत कम है। जबकि डेल्टा जी ये जो है, चाहे कैटलाइज्ड हो चाहे अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, डेल्टा जी इज सेम। इट मीन्स कि एंजाइम कभी भी फ्री एनर्जी जो चेंज है, जो एनर्जी, जो रिएक्शन की जो एनर्जी है उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता। वो कभी भी इसमें चेंज इंड्यूस नहीं करेगा। वह सिर्फ क्या करेगा, फ्री एनर्जी
ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देगा ताकि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। इसी तरीके से ये एंजाइम वर्क करता है। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज सेम, इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Exothermic reaction means a reaction where the energy of product is low as compared to energy of the reactant, and in this case the energy is liberated during the process in the form of heat, which is a low quality energy. अगर हम देखें एंडोथर्मिक प्रोसेस, जैसे हमने इस तरीके से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिस्क्राइब किया, उस तरह से हम सपोज एक लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे। अगेन इट इज द एनर्जी लेवल। सपोज दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम कह रहे हैं जी आर, एंड ये ट्रांजिशन स्टेट में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। और मान लिया कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है between reactant and enzyme substrate complex is called as delta G star. Delta G star means free energy of activation, and this is the energy difference between reactant and product. reactant की और product की energy का difference, जिसको हम कहेंगे free energy of the reaction. It is free energy of reaction. This is delta G is the activation energy. Now ये reaction actually है endothermic reaction. क्योंकि endothermic reaction में energy of product is more as compared to energy of reactant. आप देखेंगे कि reactant की energy कम है जबकि product की energy अधिक है। तो यह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा देनी पड़ रही है, आगे इसको हमको एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, या इसको एंडरगोनिक प्रोसेसेस भी कहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर वेरी दे आर एक्चुअली एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स, उनका एनर्जी लेवल बहुत ही कम होता है। और जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज C6H12O6 एज वेल, और ऑक्सीजन है वो लिबरेट हो जाती है पहले ही, तो ग्लूकोज का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से। तो इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। जबकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन, या आप बात करो ग्लाइकोलाइसिस की, तो ये क्या है, ग्लाइकोलाइसिस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज, जब ग्लाइकोलाइसिस जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी एज कम्पेयर टू इट्स प्रोडक्ट यहाँ पर वैसे बेसिकली पायरुवेट है, हालांकि पायरुवेट के पास भी काफ़ी एनर्जी, बट एनर्जी पायरुवेट की हमेशा ग्लूकोज से कम ही होती है। तो ड्यूरिंग जब ये प्रोसेस होगी तो कुछ एनर्जी लिबरेट भी होगी, वो कैप्चर की जाती है, एक अलग बात है। उनसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ATP सिंथेसिस भी होता है, और कुछ रिड्यूसिंग पावर जनरेट होती है जो बाद में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ATP जनरेट करती है। बट एक चीज़ कॉमन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, हमेशा अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि तीन चीज़ों की एनर्जी को कंपेयर किया जा रहा है, एक तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स,
क्योंकि ये जो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं उन्होंने 3 स्पीसीज को यहाँ पे लिया है। एक तो रिएक्टेंट लिया है, एक हमने एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स लिया है और एक हमने प्रोडक्ट लिया है। तो जब हम एनर्जी को कंपेयर करते हैं इन तीनों की, तो हमेशा एनर्जी एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा होगी, विल बी हाईएस्ट ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज फ्रॉम ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन कैसे की हो, जैसे मान लिया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उस एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल ये है और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी लेवल यहाँ पर इतना है। अब चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो तो भी एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज़्यादा ही होगी। सो जो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स एनर्जी लेवल की एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से अधिक रहेगी, चाहे रिएक्शन किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो। तो इस तरीके से एंजाइम वर्क करता है। जैसे मैंने हम लोग इससे पहले इसको अपन ने कंपेयर किया था विद अनकैटालाइजेशन, तो ये क्या कर रहा है, ये सिंपली इस डेल्टा जी स्टार को कम कर रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं करता है। अब हम वही क्लासिक एग्जांपल लेते हैं फोटोसिंथेसिस का और सेलुलर रेस्पिरेशन का, कि किस तरीके से, और ये दोनों क्या है कि एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस को, एक रिप्रेजेंट कर रहा है एंडोथर्मिक प्रोसेस को। और मोस्ट ऑफ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, मीन्स उसको अलग से एनर्जी की आवश्यकता नहीं, तो अपने आप हो सकती है, जबकि एंडोथर्मिक प्रोसेस तभी होगी जब उसको एनर्जी दी जाएगी। फोटोसिंथेसिस, जिसकी जो सिंपल इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गिव राइज टू C6H12O6 एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज लिबरेटेड विच इज, जो कि डिफ्यूज हो जाता है एनवायरमेंट में, और ये रिएक्शन जो सन की जो रेडिएंट एनर्जी है उसकी प्रेजेंस में ही होगी। ठीक है, सपोज मान लिया ये रिएक्टेंट्स है, दीज आर रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट की एनर्जी को हम शो कर रहे हैं GR से। मान लिया GR है 100 कैलोरी, कितना 100 कैलोरी, और लगभग 686 कैलोरी के आसपास पर मोल, 100 कैलोरी पर मोल। मोल मीन्स अवोगाड्रो नंबर, एक मोल में कितना होता है 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स, चाहे कोई भी हो। तो इतनी एनर्जी दी गई तब जाकर के ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट का जो एनर्जी है GP इज समथिंग अराउंड 786 कैलोरी पर मोल। हम मान के चलते ही है, ठीक है। बाहर से एनर्जी मिली 686 कैलोरी, 100 कैलोरी इनके पास थी, और बाद में ये 786 कैलोरी बन गई ओवरऑल। अब अपन इस प्रोसेस की ये जो रिएक्शन है, ये कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। जहाँ फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो देखेंगे कई सारी इंटरमीडिएट स्टेप्स होती हैं, लाइट रिएक्शंस होंगी, डार्क रिएक्शंस होगी, तब जा कर के ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। डार्क रिएक्शन में भी कई सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन डेल्टा जी क्या होगा? नाउ फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन विच इज कॉल्ड डेल्टा जी इज ऑलवेज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये हमेशा होगा GP माइनस GS, GR, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, यहाँ पर GP कितना है 786 माइनस GR, यहाँ पर 100 है, तो हो गया प्लस 686 कैलोरी पर मोल। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर
पॉजिटिव साइन से दिखाया जा रहा है। पॉजिटिव मीन्स इस केस के अंदर डेल्टा जी जो है पॉजिटिव है। किस केस में? और ये रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक। तो मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा डेल्टा जी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब एक बार अपन देख लेते हैं जस्ट दूसरी रिएक्शन जिसको हम कह रहे हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों? क्योंकि इसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ी, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल रिएक्टेंट से ज़्यादा है। सेलुलर रेस्पिरेशन में पर्टिकुलरली एरोबिक कंडीशन की जब हम बात करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो आप पाएंगे कि C6H12O6 दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और मान लिया इसके पास 786 किलो कैलोरी या कैलोरी पर मोल ऑफ एनर्जी है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स CO2 प्लस H2O लिबरेट होंगे। यहाँ पर ये फ्री एनर्जी है रिएक्टेंट की जो कि 786 के आसपास है, और ये प्रोडक्ट्स हैं जिसको GP कहेंगे, और वो है लगभग 100 कैलोरी पर मोल। दे आर एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल, और चूँकि इतनी एनर्जी थी, अब इतनी सी एनर्जी रही तो काफ़ी अमाउंट में एनर्जी यहाँ लिबरेट हो रही है। कुछ एनर्जी को तो कैप्चर किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और काफ़ी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में भी लिबरेट हो रही है। दैट इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है यहाँ पर। तो अब इसका फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू GP माइनस GR, और वी कैन से डेल्टा जी इज इक्वल टू 100 माइनस 786 जो होगा माइनस 686 कैलोरी पर मोल। तो इस केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में जब भी होगी डेल्टा जी जो होगा वैल्यू वह नेगेटिव आ रही है, वह नेगेटिव आ रही है। और जब डेल्टा जी नेगेटिव हो तो उन रिएक्शंस को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस भी कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस है वो लो एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करेगा, है ना। तो वो हाई एनर्जी स्टेट से इजीली कन्वर्ट हो सकता है इनटू लो एनर्जी स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वाटर है हाइट पर है, टंकी के पर है, तो वो आसानी से बिना मोटर की सहायता से नीचे की तरफ आ जाएगा। बस आप नल खोलेंगे तो पानी अपने आप नीचे आएगा। दैट इज़ फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। और वाटर जो टंकी पर छत पर है वहाँ पे उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, और वही वाटर अगर ज़मीन पर आएगा नीचे तो उसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। उस तरीके से तो उसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, एनर्जी बीच में लिबरेट भी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट आल्सो, जो भी है। और जब उसी पानी को हम ज़मीन से या टंकी से जो ज़मीन के अंदर टंकी है या उससे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जब भी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होगी सेल के अंदर या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस सेल में होगी, मीन्स अब रिएक्शंस जब हो रही, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही, इट मीन्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। डेल्टा एच भी उस केस में नेगेटिव होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको पता है डेल्टा जी नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट, ठीक है। और डेल्टा एस पॉजिटिव क्यों आ रहा है?
क्योंकि जो एनर्जी जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव हो रहा है रिएक्शन, या फ्रॉम इस तरीके से डाउनहिल प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक तरह से डाउनहिल प्रोसेस है, इट इज अ डाउनहिल प्रोसेस जो अपने आप होती है। तो उसमें क्या होगा, जो एनर्जी लिबरेट हो रही है और उसमें काफ़ी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी तो लो क्वालिटी एनर्जी होगी, तो वो लो क्वालिटी एनर्जी क्या है, वो एंट्रोपी को इंक्रीज करेगी, इसलिए डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करेंगे तो डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज आल्सो पॉजिटिव, बट डेल्टा एस इज एक्चुअली नेगेटिव, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर जो है रैंडमनेस कम हो जाएगी, डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगी, क्योंकि जो एनर्जी लेवल है वो प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल कम है, तो उल्टा उसमें बाहर से एनर्जी दी जा रही है ताकि मैटर ज़्यादा ऑर्डर फॉर्म में वहाँ पर रह सके। तो दिस इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। और हमने ये देखा है कि क्या फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट होता है, क्या एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है, और किस तरीके से हम जब एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम किस तरीके से वर्क करते हैं, वो सिंपली फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर रहे हैं, बाकी वो रिएक्शन की फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। और हमने ये वैल्यूज़ देखी, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यूज़ क्या रहती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के अंदर। एक चीज़ और, सपोज अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लिया ग्लाइकोलाइसिस के एग्जाम्पल लें, तो ग्लाइकोलाइसिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस, और इसमें काफ़ी सारी मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, उससे फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना, फिर डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बन रहा है और 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के पायरुवेट बनता है। तो हर एक स्टेप पर एक अलग एंजाइम काम कर रहा है, जैसे यहाँ हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, या दैट इज ग्लूकोकाइनेज हो सकता है, हेक्सोकाइनेज हो सकता है, या कोई आइसोमरेज एंजाइम होगा, या एक अलग टाइप का काइनेज एंजाइम होगा। तो डिफरेंट एंजाइम्स हर स्टेप पर एक अलग अलग एंजाइम वर्क कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए ये रिएक्टेंट की तरह काम करेगा और ये प्रोडक्ट की तरफ काम करेगा। मान लिया किसी स्टेप पर रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी अगर बराबर हो तो उस समय डेल्टा जी क्या होगा, इजिकल टू 0। क्या अगर मान लिया रिएक्टेंट की एनर्जी भी 100 कैलोरी होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी भी 100 कैलोरी होगी, तो जीपी मीन्स बोथ आर ऑफ 100 कैलोरी पर मोल, ये भी 100 कैलोरी पर मोल है, तो जीपी माइनस जी आर, दैट इज 100 माइनस 100 विल बी 0, फ्री एनर्जी 0। और ये कब, ये अगर हम रिएक्शन बायोलॉजिकल रिएक्शंस की बात करें और ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिएक्शन अगर डेल्टा जी किसी समय 0 हो गई तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे हम कि ये एक मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम पर आ गए, मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम पर आ गई है। और मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम जब भी होगा तब डेल्टा जी 0 हो जाएगा, और ये चीज़ सही नहीं है सेल के लिए, क्योंकि जब फ्री एनर्जी 0 हो गई, फ्री एनर्जी में जो एक्चुअल एनर्जी है वो 0 है, तो इट मीन्स इट विल रिजल्ट इनटू डेथ ऑफ सेल, सेल की डेथ हो सकती है। मतलब कहना मतलब एक ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है और फिर दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और जब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा तो आगे की रिएक्शंस नहीं होगी, और आगे की रिएक्शन से ही बाद में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं आगे की स्टेप्स के अंदर नीचे की तरफ जा करके। तो जब मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, और जब भी मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम होगा तो फ्री एनर्जी सेल की 0 हो जाएगी, और जब फ्री एनर्जी सेल की 0 हो जाएगी तो इट मीन्स इट विल रिजल्ट इनटू, जब सेल के पास एनर्जी नहीं है तो सेल इज डेड,
तो इसलिए मेटाबॉलिक डिसइक्विलिब्रियम एक बहुत यूनिक फीचर है लाइफ का। Is a unique feature of life. Means और metabolic disequilibrium means डेल्टा जी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और ये कैसे अचीव किया जाता है? हाउ द मेटाबॉलिक डिसइक्विलिब्रियम इज अचीव्ड by cell or by the metabolic processes which are taking place inside the cell। वो ऐसे अचीव किया जाएगा कि जैसे मान लिया, क्योंकि कई सारी जो रिएक्शंस है, बायोकेमिकल रिएक्शंस है, वो रिवर्सिबल नेचर की भी होती है। जैसे मान लिया कि एक मल्टी एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ए से बी बना, बी से सी बना और सी से वापस बी बन सकता है। इस तरह के जो एरोज हैं मीन्स वो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ये शो करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एंड कैटलाइज्ड बाय सेम एंजाइम। मान लिया कि यहां पर एंजाइम में यहां X है और यहां Y एंजाइम है, इसके बाद C के बाद D आ रहा है, D के बाद E आ रहा है एंड सो ऑन। X Y Z O टाइप के एंजाइम है, तो Y एंजाइम B से C भी बनाएगा तो C से B भी बनाएगा। वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी। इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी। कि अब ये मेटाबॉलिक डिसइक्विलिब्रियम कैसे हो गया? जैसे मान लिया कि ए से बी बन गया, तो ए पहले रिएक्टेंट था, अब रिएक्टेंट से क्या बना? बी प्रोडक्ट बना। अब ये प्रोडक्ट जो है एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। जैसे ही प्रोडक्ट बना, दिस प्रोडक्ट शुड बी रैपिडली कन्वर्टेड इनटू बी। अगर प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया मल्टी एंजाइमेटिक पाथवे में, तो मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। और मेटाबॉलिक डिसइक्विलिब्रियम तभी होगा कि वंस द प्रोडक्ट हैज बीन फॉर्म, इट शुड रैपिडली एक्ट एज रिएक्टेंट एंड शुड बी कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रोडक्ट। तो बी अगर एक्यूमुलेट हुआ तो सी नहीं बनेगा। और जैसे मान लिया कि बी से सी बनता गया, तो सी वापस रिवर्स डायरेक्शन में भी आ सकता है। तो उस केस में क्या, अगर सी एक्यूमुलेट हो गया तो इसकी कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगी, तो फिर एंजाइम क्या करेगा? वाई फिर सी से वापस बी बनाएगा। और जबकि ए से जो ई वाली प्रोसेस हो रही है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसके अंदर क्या है कि अल्टीमेटली सेल को एटीपी चाहिए। ए इज एन एक्चुअली एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, तो इसके लिए ज़रूरी है। और ये एटीपी प्रोडक्शन तब होगा जब डी से ई स्टेप होगी और यहाँ पर एडीपी से एटीपी बन रहा है, जिसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ये प्रोसेस तब होगी जब डी मॉलिक्यूल तो बनेगा, और डी मॉलिक्यूल तब बनेगा जब ये प्रोसेस होगी। और मान लिया प्रोसेस बी और सी के बीच में अटक गई, है ना, सी तो बनता जा रहा है पर सी आगे डी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम आ गया। और जब मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो एनर्जी नहीं बन पाएगी सेल के अंदर। इसलिए मेटाबॉलिक डिसइक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे बी बना, बी शुड बी कन्वर्टेड टू सी, सी बना तो सी एक रिएक्टेंट की तरह करके इट शुड बी रैपिडली कन्वर्टेड टू डी। तभी ये प्रोसेसेस सेल के अंदर हो सकती हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की प्रोसेस हो, चाहे एनाबॉलिक प्रोसेस हो या कैटाबॉलिक प्रोसेस हो। सो ओवरऑल आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन किया है, एंजाइम्स के, जिसकी जो कि एक्चुअली उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और ये बताने की हमने कोशिश करी है कि किस तरीके से ये एंजाइम फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं और उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। उसके साथ ही हमने थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट की भी स्टडी की। हमने कुछ बायो एनर्जेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के जो कुछ बेसिक्स नियम है, द वेरी बेसिक लॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स वी हैड स्टडीड। We had studied the first law of thermodynamics, we had studied the second law of thermodynamics, and I had mentioned that all organisms are energy transformers, and energy transformation is never 100% efficient. जब भी energy transformation होगा तो there is some loss of some unavailable energy. Unavailable energy means कि वो energy काम में नहीं use हो पा रही है, and that energy is called as actually low quality energy.
and in most of the biological processes the low quality energy is heat. हीट तभी एक वर्क कर पाएगी, और लो क्वालिटी एनर्जी वर्क नहीं कर पा रही है, पर हीट कब वर्क कर पाएगी, जब when there is temperature difference between the two systems. और वो क्या होगा, heat will always flow from high temperature region to low temperature region. So and this is all about the mechanism of enzyme action. और अगली क्लास से एंजाइम की हम स्टार्ट करेंगे, उनकी एक्टिव साइट्स के बारे में, उनकी काइनेटिक्स के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.